नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे रीवेल, रीचेकिंग, रीकाउंटिंग और यूएफएम के बारे में। आज हम लोग, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको रीवेल से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो आज क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं रीवैल्यूएशन या पुनर्मूल्यांकन, या इसी को रीवेल भी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रीचेकिंग। रीचेकिंग नाम से ही स्पष्ट है कि अगर मैं अपने पेपर को दोबारा चेक कराना चाहता हूं क्योंकि मैं दिए गए रिजल्ट से अगर असंतुष्ट हूं, तो जो पहला कैटेगरी है उसे अपन बोलते हैं रीचेकिंग, मतलब उसकी चेकिंग करवाना। दूसरा है रीकाउंटिंग। रीकाउंटिंग मतलब होता है पुनर्गणना कराना। अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर है जिसने मेरा पेपर चेक किया है उसने मुझे नंबर देते समय कुछ एरर किया होगा जोड़ने में मेरे नंबरों को, तो उस कंडीशन पे मैं रीकाउंटिंग कराऊंगा। अब हमको देखना यह होता है कि इसमें कितना पैसा लगता है इसको खुलवाने के लिए। तो नॉर्मली 200 से 250 रुपए लगते हैं एक पेपर को खुलवाने के लिए, और हम जो है अधिकतम 2 पेपर ही खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम 2 पेपर का सेंस ये है कि आप 2 सब्जेक्ट नहीं खुलवा सकते, 2 पेपर खुलाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि भाई फिजिक्स का कितना पेपर होता है, 2 पेपर होता है, फिजिक्स फर्स्ट पेपर और फिजिक्स सेकंड पेपर। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के 3 पेपर होते हैं, मैथ्स फर्स्ट पेपर, मैथ्स सेकंड पेपर और मैथ्स थर्ड पेपर। तो अगर मुझे पेपरों को खुलाना है 2 पेपर, तो मैं चाहूं तो इन दोनों पेपरों को खुला सकता हूं, मतलब फिजिक्स का P1 P2 भी खुला सकता हूं, या मैं चाहूं तो फिजिक्स का एक पेपर और मैथ्स का एक पेपर खुलवा सकता हूं, या मैं चाहूं तो मैथ्स के ये 2 M1 M2 खुला सकता हूं। कहने का मतलब ये है मेरा कि मैं 2 सब्जेक्ट को ओपन नहीं करा सकता, मैं उन सब्जेक्ट्स में आने वाले 2 पेपरों को ओपन करा सकता हूं। इसके लिए जो मुझे चार्ज देना पड़ेगा वो लगभग 250 रुपए पर पेपर होता है। तो चाहे तो आप 2 पेपर, फिजिक्स आपका जिस सब्जेक्ट में नंबर कम है या आपको ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट में मुझे कम मिला है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो कोई भी 2 पेपर आप खुलवा सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप रीचेकिंग और रीकाउंटिंग में अगर डालेंगे तो अगर आप पास हैं तो कोशिश कीजिएगा कि रीचेकिंग और रीकाउंटिंग में आप वापस से फॉर्म ना भरें। इसका कारण ये बता देता हूं, सन 2010 से पहले होता यह था कि रीचेकिंग और रीकाउंटिंग में या तो नंबर बढ़ते थे या एज इट इज रहते थे। लेकिन 2010 के बाद यहां पर एक नया रूल आया जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। मेरे पढ़ाए गए बच्चों जिनका फर्स्ट डिवीजन आया था, एक बच्चे का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, उसका फर्स्ट डिवीजन आया था 64%। उसके बावजूद उसने कुछ पेपर खुलाए और उसका 2% और कम हो गया। तो मेरे कहने का सेंस है, अगर आप सप्लीमेंट्री में हैं, अगर आप फेल हैं, तभी जाकर आप ये रीकाउंटिंग और रीचेकिंग में डालें। अगर आप पास हैं तो रिस्क ना लें, क्योंकि रिस्क लेने पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके नंबर कम हो सकते हैं। रीचेकिंग और रीकाउंटिंग का जो रिजल्ट है ये आता है आपका अगस्त सितंबर के टाइम पे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इसका रिजल्ट कब आता है, आपका जो सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम होने वाला रहता है उसके हफ्ते 10 दिन पहले ही आता है। इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा कि कभी भी जब आपका, या तो आप सप्लीमेंट्री हैं तब रीचेकिंग डालें, या फेल हैं तब रीचेकिंग या रीकाउंटिंग में डालें, अन्यथा ना डालें। अब देखिएगा कि जो सप्लीमेंट्री, अगर कोई सप्ली वाला बच्चा डाल रहा है, रीचेकिंग या रीकाउंटिंग में कोई सप्ली वाला बच्चा डाल रहा है, सप्ली कब मिलता है हमको, जब हम एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो इस कंडीशन पे आपको याद होगा कि अगर आपका 1 से 9 नंबर के बीच में कम है, मतलब सिंगल डिजिट नंबर अगर आपका कम है, तो उस कंडीशन पे आप रीचेकिंग पे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर आपका 5-6 नंबर भी बढ़ जाता है या 7 नंबर बढ़ जाता है तो आपको 2-3 नंबर ग्रेस देके पास कर दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर आपका एक सब्जेक्ट में अगर आप सप्ली आए हैं, आपका मान के चलिए 15 नंबर कम है या 20 नंबर कम है या 10 नंबर से ज़्यादा आपका अगर कम है, तो आप रीचेकिंग और रीकाउंटिंग में जाने के बजाय आप क्या कीजिए कि अपनी सप्लीमेंट्री की तैयारी चालू कर दीजिए। क्योंकि कभी भी यूनिवर्सिटी में 10 से ज़्यादा नंबर बढ़ने की संभावना लगभग बहुत कम होती है। मतलब अगर मैं कहूँ तो 80 और 20 का ग्राफ होता है। 80% चांस है कि आपका नंबर नहीं बढ़ेगा और केवल 20% चांस है कि बढ़ जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा अगर आउटस्टैंडिंग पेपर भी लिखा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने देखा है 7 से 9 नंबर तक बढ़ते देखा है रीवेल में या रीकाउंटिंग में, जैसा भी आप बोलें, तो ये लगभग 7 से 9 नंबर ही बढ़ते हैं। तो अगर आपका सप्ली आया हुआ है और आप अगर 7 या 9 नंबर से आप कम हैं, मतलब सिंगल डिजिट में अगर आपका नंबर कम है, तो आप बिल्कुल रीचेकिंग या रिकाउंटिंग करा सकते हैं।
दूसरा, अगर आप फेल हैं तो जरूर रीचेकिंग और रिकाउंटिंग कराएं, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तभी रीचेकिंग और रिकाउंटिंग कराएं। अगर आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मतलब 3-4 में फेल हैं तो बिल्कुल कोई भी संभावना नहीं बनती कि आप वापस से पास हो पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल हैं और अगर मान के चलिए ऐसी कंडीशन है कि फिजिक्स में आपको पास होने के लिए 1 नंबर कम है, मैथ्स में पास होने के लिए आपको 5 नंबर कम है, मतलब कि सिंगल डिजिट में अगर आपके मार्क्स हैं, तो उस कंडीशन पे आप रीचेकिंग में डाल सकते हैं। और अगर रीचेकिंग में आप डालते हैं, अगर यहाँ पर 1 नंबर आपका बढ़ जाता है तो आपको मैथ्स में मिल जाएगा सप्ली। अगर आप फिजिक्स में पास हो जाएंगे तो आपको मैथ्स में सप्ली मिल जाएगा, और अगर आप मैथ्स में पास हो जाते हैं तो आपको फिजिक्स में सप्ली मिल जाएगा। इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर आप दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हो जाते हैं और आपको सप्ली डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन पे एक छोटा सा प्रोसेस होता है। आपको क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहाँ पर जो हेल्प डेस्क बना रहता है स्टूडेंट्स का, वहाँ जाने के बाद जब आप बात करेंगे तो आपको कुलपति के रूम में भेजा जाता है। कुलपति आपके लिए क्या करेगा, उस कंडीशन पे एक लेटर हेड में लिख के देगा, आपका एक रोल नंबर जनरेट करेगा, आपको एक प्रॉपर फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे पाएंगे। इसका मैं रीज़न ये इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़, क्योंकि जो बच्चा फेल हुआ रहता है वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भरता, और जिस समय रीवेल का रिजल्ट आता है उस समय उसका जो डेट है, सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम भरने का डेट है, वो जा चुका होता है। इसीलिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो बिल्कुल रीचेकिंग और रिकाउंटिंग की तरफ जाइए। अगर आप सप्ली आ गए तो भी आपका एक फ़ायदा है कि आप फेल से सप्ली आ सकते हैं, और सप्ली से फिर स्पेशल परमिशन लेकर आप जो है सप्ली का एग्ज़ाम देके पास होने की आपकी संभावना बन जाती है। और अगर आप सप्लीमेंट्री आए हैं तो आप ज़रूर रीवेल और रिकाउंटिंग भरें, क्या पता अगर आपके नंबर बढ़ जाएँ तो आप पास हो जाएँ। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो रीवैल्यूएशन का है, मतलब रीवेल का है, जिसमें आप रीचेकिंग भी करा सकते हैं, रिकाउंटिंग भी करा सकते हैं। 250 रुपये प्रति पेपर देकर आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 पेपर जो है वो खुलवा सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका सप्ली आया हुआ है तो आप ज़रूर भरें, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो ज़रूर भरें, लेकिन अगर आप पास हैं तो रीचेकिंग और रिकाउंटिंग को अवॉइड करें, क्योंकि कई बार इसमें नंबर कम होते मैंने देखा है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है यूएफएम। अनफेयर मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है मतलब नकल प्रकरण। अब नकल प्रकरण में जो बच्चे इस साल, अगर मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी की बात करूं और ऑटोनॉमस कॉलेज, साइंस कॉलेज की बात करूं, तो बहुत सारे बच्चे यूएफएम के केस में पाए गए हैं, मतलब नकल प्रकरण में उन्हें संलिप्त पाया गया है। तो अगर कोई किसी बच्चे के रिजल्ट में यूएफएम लिखा हुआ आ रहा है, जो नेट कॉपी है उसमें अगर आप देखेंगे तो यूएफएम लिख के आ रहा है, तो इस कंडीशन पे जो 4 टाइप का जो पनिशमेंट है वो इस बार दिया गया है। जो कैटेगरी ए रखा गया है उसको नो पनिशमेंट बोला गया है, मतलब कैटेगरी ए में जितने भी बच्चों का नाम आएगा उसको नो पनिशमेंट, मतलब उसको कोई भी तरह से कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो बच्चे जिस समय यूएफएम के केस में पाए गए उसमें उनको पहली आंसर शीट उनकी ले ली गई थी और उनको बाद में दूसरा आंसर शीट दिया गया था, तो उनकी पहली आंसर शीट चेक नहीं हुई है और दूसरी आंसर शीट पूरी तरह से अच्छे से चेक हुई है, तो वो आते हैं कैटेगरी ए में। दूसरा है कैटेगरी बी, इसमें पेपर कैंसल। आप जिस भी पेपर में यूएफएम में पाए गए उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। जैसे कि अगर मान के चलिए किसी बच्चे को फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में उसका यूएफएम लग गया, मतलब वो दोषी पाया गया नकल प्रकरण में, तो इस पूरे पेपर को कैंसिल कर दिया गया। मान के चलिए मैथ्स के किसी पेपर में अगर उसका यूएफएम में पाया गया है तो उस कंडीशन पे उसका ये पेपर बस कैंसिल हुआ है, मतलब सिर्फ एक पेपर को कैंसिल किया गया। तो ये था कैटेगरी नंबर बी। तीसरा कैटेगरी था कैटेगरी सी, एग्जाम कैंसल्ड, एग्जामिनेशन कैंसल्ड, मतलब उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ये काफ़ी हार्ड डिसीजन था जो बच्चों के लिए लिया गया, इसे बोला गया कैटेगरी सी एग्जामिनेशन कैंसर। मतलब हिंदी, इंग्लिश से लेके लास्ट पेपर तक आपने जितने भी पेपर दिए उन सबको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और सबसे जो टफ डिसीजन लिया गया, हार्ड डिसीजन जो लिया गया, वो आता है कैटेगरी डी में। कैटेगरी डी में डिबार्डेड फ्रॉम नेक्स्ट फुल एग्जामिनेशन। डिबार्डेड फ्रॉम नेक्स्ट फुल एग्जाम का मतलब ये है कि उनका ये पूरा एग्जामिनेशन तो कैंसिल हुआ ही हुआ, साथ में अगले सेशन, मतलब उनका जो अगला एजुकेशनल ईयर रहेगा 2023-24, इसमें भी उनको बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जो कैटेगरी डी वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं पे भी बैठने की
परमिशन नहीं मिलेगी। आप देखें तो क्लियर लिखा हुआ है नेक्स्ट फुल एग्जामिनेशन, बैन फॉर, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ मैं, बैन फ्रॉम नेक्स्ट फुल एग्जाम, मतलब जो अगला एजुकेशनल ईयर है वो भी इन बच्चों का कर दिया गया है बर्बाद। तो बचे क्या, जो सबसे सॉफ्ट था, जो जिनको बहुत कुछ पनिशमेंट नहीं मिला, वो है ग्रुप आपका कैटेगरी ए में, जिनको सिर्फ पेपर कैंसिल हुआ वो आए कैटेगरी बी में, जिनको पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया वो आए कौन सा आपका कैटेगरी सी में, और जिनका इस साल तो एग्जाम गया ही गया, अगले एजुकेशनल ईयर में भी पूरा उनका पेपर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं दे पाएंगे, वो आए कैटेगरी डी में। तो ये था यूएफएम की पॉसिबिलिटीज। मैं आपको इस स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि यूएफएम में कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है, जो इस साल जो आए हैं उनका मैं लिस्ट आपको दे देता हूँ। कैटेगरी बी के जो बच्चे हैं जिनका नाम है आप स्क्रीन पे देख लेंगे। उसके बाद देखिएगा कैटेगरी सी के जो बच्चे हैं, कितने बच्चे जो हैं वो इस साल जो हैं कैटेगरी सी में आए हैं, और जो एक ही बच्चा है साइंस कॉलेज का उसको कैटेगरी डी में रखा गया है। तो इन सारे बच्चों की जो डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि किन बच्चों के साथ हुआ है। मैंने ये जो आपको ग्रुप ए से ग्रुप डी तक की जो चीज़ें बताई हैं, कैटेगरी ए से कैटेगरी डी तक, वो मैंने दुर्ग यूनिवर्सिटी की बताई है। और दुर्ग यूनिवर्सिटी में आपका जो एजुकेशनल ईयर था 22-23 में, इसमें बीएससी फाइनल ईयर का मैंने जो है वो आपको जो डिटेल है वो स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो पूरा जो लेखा जोखा है वो रीचेकिंग, रिकाउंटिंग और यूएफएम के बारे में है। आप इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो बच्चे यूएफएम में कंफ्यूज्ड हैं कि उनके साथ आगे क्या होगा उनको हेल्प मिलेगी, जो बच्चे रीचेकिंग या रिकाउंटिंग में डालना चाहते हैं फॉर्म उनको मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।